नमस्कार दोस्तों, अग्निवेश कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको हिंदी के वर्णमाला से संबंधित व्यंजन के बारे में जानकारी दूंगा। पिछले वीडियो में मैं आपको स्वर के बारे में बताया था और आज मैं आपको व्यंजन से संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं उनको बताने का प्रयास करूंगा। देखिए, कौन कौन से वर्ण व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, साथ साथ उनका अलग अलग रूप में उनका क्या क्या नाम है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इनकी संख्या कितनी है, अलग अलग रूपों में इनको क्या कहते हैं और अलग अलग रूपों में इनकी संख्या कितनी है, आज जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, इस समय भर्तियां जो है आनी जो है प्रारंभ हो चुकी हैं। 17,000 लगभग प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो है आने वाली है। 25,000 से ज्यादा जो है पुलिस की भर्ती होने वाली है। तो उनके लिए ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण है, काफी कारगर सिद्ध होगा। तो आइए, ज्यादा जानकारी के लिए हम लोग, अच्छी जानकारी के लिए आज मैं इस वीडियो को ऐसा बनाऊंगा कि आपको दोबारा व्यंजन से संबंधित कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं व्यंजन की परिभाषा किसे कहते हैं। याद रखिए, हर शब्द की अपनी एक अलग पहचान होती है, उसका अलग अर्थ होता है, उसकी अलग परिभाषा होती है। नहीं तो क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएंगे। तो देखिए, व्यंजन की क्या परिभाषा है। सबसे पहले जान लीजिए व्यंजन की हिंदी वर्णमाला में व्यंजन की संख्या कितनी है, तो है 33। पहला प्रश्न यहीं पर बन गया। दूसरी चीज, व्यंजन की देखिए पहली परिभाषा, जो जो वर्ण स्वर की सहायता से बनते हैं, जो वर्ण स्वर की सहायता से बनते हैं, स्वर की सहायता से बनते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन कहलाते हैं। दूसरी परिभाषा, जो अपूर्ण होते हैं, जो अपूर्ण होते हैं और उनको पूर्ण करने के लिए, उनको पूर्ण करने के लिए जो स्वर की सहायता लेते हैं, जो स्वर की सहायता लेते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। इसको अच्छे समझिए। पहले, जो वर्ण स्वर की सहायता से बनते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। पहली परिभाषा, जो अपूर्ण होते हैं और उनको पूर्ण करने के लिए जो स्वर की सहायता हम लेते हैं उसको भी व्यंजन कहते हैं। दो परिभाषा, जो सरल लगे उसको याद कर लीजिए। अब इसको हम कैसे परिभाषित करें, ध्यान दीजिए। कैसे हम इसको बताएं कि अपूर्ण और पूर्ण, ये ध्यान दीजिए। देखिए, ये है का, ये है खा, ये है ना। कोई भी वर्ण ले लीजिए व्यंजन का, चाहे जो है कहिए, खा, चा, हा, पा, मा, धा। इसको कहने में अंत में आ रहा है। क्या आ रहा है, आ। कहिए, का, आ, खा, आ, चा, आ, पा, मा। देखिए, सब में क्या आ रहा है, आ रहा है। तो यानी इसमें क्या है, छोटा आ छिपा हुआ है। तो यही तो कह रहा है, जो वर्ण स्वर की सहायता से बनते हैं, अगर इसमें स्वर नहीं मिलाया जाएगा तो ये क्या होगा, व्यंजन का निर्माण नहीं हो सकता। याद रखिए। अब इसमें देखिए छोटा आ छिपा हुआ है, इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जब इसमें से छोटा आ निकालेंगे तो ऐसे ही हो जाएगा। जब यहाँ पर हलंत का मतलब इसमें कुछ नहीं है और इसमें से छोटा आ निकल चुका है। यहां से भी हम क्या करेंगे, छोटा आ, देखिए यहां से भी निकल गया, यहां से भी छोटा आ निकल गया। तो ध्यान दीजिए इस चीज पर। तो का, खा, ना, इसमें क्या है, छोटा आ। और ध्यान दीजिए, जो ये जिसमें हलंत लगा रहेगा यही शुद्ध व्यंजन है। क्या कहा जाएगा इसको, शुद्ध व्यंजन कहा जाएगा, शुद्ध व्यंजन। और जिसमें हलंत नहीं लगा रहेगा, जैसे इसमें है, या हम कह दें पा है, कोई भी वर्ण हो, अगर इसमें हलंत नहीं लगा है इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे अशुद्ध व्यंजन। क्या कहेंगे इसको, अशुद्ध व्यंजन। और शुद्ध के लिए जिसमें हलंत
लगा रहेगा उसको हम शुद्ध कहेंगे, जिसमें नहीं लगा रहेगा उसको हम अशुद्ध व्यंजन कहते हैं। तो देखिए जैसे अपूर्ण ऐसे कर दिए तो ये अपूर्ण है, जो परिभाषा लिखे हैं जो अपूर्ण होते हैं, इसको पूर्ण करने के लिए इसमें हम छोटा आ लिख दिए, अभी क्या बन गया, पूर्ण हो गया और का बन गया। समझा गई होगी बात। तो ये परिभाषा आप लोग इसके साथ चाहे ले लीजिए चाहे इसको लिख लीजिए। चलिए आगे हम बात करते हैं। देखिए हर चीज को जानना, देखिए जब आप शुरुआत से समझेंगे तभी आपको अच्छे से समझ में भी आएगा, नहीं तो पता लगा कि आप बीच से पढ़ रहे हैं तो समझ में भी नहीं आएगा। आइए हम ध्यान देते हैं व्यंजन, व्यंजन के प्रकार, परिभाषा पता होगा सबको। अब मैं आपको व्यंजन के प्रकार के बारे में बताऊंगा। देखिए मूल रूप से जो व्यंजन है वो उसके जो है 3 भेद हैं, याद रखिएगा। व्यंजन के मूल रूप से 3 भेद हैं, और तो ऐसे बहुत हैं इसके अंतर्गत, लेकिन मूल जो है वो 3 ही भेद हैं। नंबर 1 जिसका नाम है उसे हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। और दूसरे का नाम है अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। और तीसरे का नाम है ऊष्म या संघर्षी, दोनों नाम है, संघर्षी व्यंजन। इसको आपको जानना बहुत जरूरी है। इस अब देखिए स्पर्श व्यंजन का एक नाम और है, इसका एक नाम क्या है, वर्गीय व्यंजन, वर्गीय व्यंजन। और अंतस्थ व्यंजन का भी एक नाम और है, अर्ध स्वर व्यंजन, अर्ध स्वर इसको कहते हैं। और उसका वही है जो है, चाहे ऊष्म कहिए चाहे संघर्षी कहिए, दोनों एक चीज है। वर्गीय का मतलब क्या हुआ, देखिए स्पर्श व्यंजन में 5 वर्ग हैं। पहला कौन सा है, का वर्ग, दूसरा चा वर्ग, तीसरा टा वर्ग, चौथा टा वर्ग और पांचवा पा वर्ग। का, चा, टा, ता, पा। और इस पांचों वर्ग में 5-5 वर्ण हैं। कौन कौन, सबको पता है, बस सिर्फ एक बार उनको पहचान करना है। का, खा, गा, घा और अंगा। चा, छा, जा, झा, इया। टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। ता, था, दा, धा, ना। पा, फा, बा, भा, मा। ये 5 वर्ग, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5, ये 5 वर्ग है। पांचों वर्ग में 5-5 वर्ण है, यानी इसमें कितने वर्ण हो गए, 25। यानी स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है, या स्पर्श वर्ण की संख्या कितनी है, 25। और वर्गीय व्यंजन की संख्या कितनी है, 25। दोनों एक ही चीज, याद रखना इसको। और हर वर्ग का नेता कौन है, का। हर वर्ग का पहला वर्ण ही नेता है। का वर्ग का नेता है, इधर चा वर्ण, ये चा वर्ग नेता है, टा इसमें का टा वर्ग नेता है, टा इसमें ता, इसमें पा, इससे हर वर्ग का नेता है। और हर अंत का देखिए अंगा, इया, अड़ा, ना और मा, ये हर वर्ग के आखिरी वर्ण है। अब आगे देखिए, अगला है अर्धस्वर। अर्धस्वर में कौन कौन से वर्ण आते हैं, या, रा, ला, वा। अर्धस्वर क्यों कहते हैं, इसी पर ही चर्चा करनी है इसमें, क्योंकि इसको भी जानिए। हर पॉइंट हर जब समझेंगे नहीं तो कैसे मजा आएगा। देखो या है, या का निर्माण किससे हुआ है, छोटी ई प्लस छोटा आ, ठीक। उसके बाद रा का री प्लस छोटा आ, ला का लिरी प्लस छोटा आ, वा का छोटा ऊ प्लस छोटा आ, ऊ आ मिलके वा। अब याद ध्यान दीजिए, तो अर्धस्वर हुआ क्यों, लेकिन पहले था ये 4, लेकिन कुछ लोगों के विचारों के साथ, कुछ महान व्यक्तित्व के विचारों की वजह से उन्होंने कहा कि सिर्फ 2 ही अर्धस्वर हैं, एक या और दूसरा हुआ। वर्तमान में 2 ही अर्धस्वर चल रहे हैं, रा और ला को दूसरा नाम दे दिए। अभी मैं बता रहा हूं आपको क्या नाम दिया गया है। तो या और वा को 2 ही अर्धस्वर माना गया है, पहले जो है 4 माने गए थे। अच्छा अब माने क्यों गए हैं, ध्यान दीजिए इस बात पर। देखिए बन तो रहा है छोटी ई प्लस छोटा आ से, लेकिन निर्माण हो रहा है व्यंजन का, यानी इसमें
स्वर और व्यंजन दोनों का मतलब इसमें आधा आधा पूरा योगदान है। देख रहे हैं मिल रहा है किससे, ई और आ से। अब यहाँ पर देखिए जितने भी ये लिखे हैं इसमें व्यंजन भी है और स्वर है, लेकिन यहाँ पर देखिए दोनों स्वर मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं, व्यंजन का निर्माण कर रहे हैं, वो भी अंतस्थ व्यंजन का निर्माण कर रहे हैं, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, अर्धस्वर कहते हैं। यहाँ पर देखिए सब दोनों स्वर मिलकर एक अलग नया व्यंजन बना रहे हैं, इसीलिए इसको अर्धस्वर कहते हैं। ध्यान दीजिए, तो ये है अर्धस्वर और ये है अर्धस्वर। इसके बाद इसको हम क्या कहेंगे, रा को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं लुंठित, लुंठित या प्रकंपित, प्रकंपित वर्ण। और ला को हम कहते हैं पार्श्विक, पार्श्विक वर्ण कहते हैं। तो ये ध्यान दीजिए, इस एक पेपर में आता है कि इनमें से कौन सा लुंठित वर्ण या प्रकंपित वर्ण है, तो रा, इसको कहिए रा। देखिए प्रकंपित, कंपित होता है, कंपन होता है, और ला पार्श्विक है, और वा अर्धस्वर है, और या अर्धस्वर है। तो इसको आप जरूर लिख लीजिए किसका निर्माण किससे हुआ है। और ऊष्म और संघर्षी, इनको मैं आपको बता दूं, इसमें आते कौन कौन से वर्ण है। देखिए तालव्य सा, आप लोग बहुत लोग अभी मैं बता रहा हूं कहां पे गलती करते हैं, तालव्य सा और मूर्धन्य सा, दंत सा और हा। गलती कहां होती है, कुछ लोग इसको कहते हैं खट्टी सा, कुछ लोग कहते हैं छोटी छोटा सा, कुछ लोग कहते हैं मीठा सा है, ये खट्टी मीठी ये सब नहीं, इसका नाम है। देखिए इसको कहते हैं तालव्य सा, ताल उसे बोला जाता है तालव्य सा, इसको कहते हैं मूर्धन्य सा, और इसको कहते हैं दंत सा। इसको कहने में देखिए जो जो कहा जा रहा है उसी इसी के सहयोग से बोला जाएगा, और इसका कुछ नहीं, इसको हा कहते हैं। तो देखिए तालव्य, मूर्धन्य, दंत और हा, इसको कहते हैं ऊष्म संघर्षी। क्यों कहते हैं, इसका भी कारण जान लीजिए। नाम क्या है, ऊष्म माने ऊष्मा यानी गर्मी, संघर्षी माने संघर्ष करके। ध्यान दीजिए, आप इसका उच्चारण करें शा, शा, सा और हा, और ऐसे आप ऐसे अपने हथेली को अपने मुंह के सामने रखिए और कहिए शा, हा, शा, सा। तो देखिए आपके अंदर से गर्म हवा निकलेगी, और उसी गर्म हवा के निकलने की वजह से इसको क्या कहा गया है, संघर्षी या ऊष्म कहा गया है। इसको कहने से आपके मुख से गर्म हवा निकलेगी, तो याद रखिएगा, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ऊष्म संघर्षी। चलिए आगे हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए एक चीज मैं आपको और बता दूं कि चा, छा, जा, झा, इसको कहते हैं स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी। कौन कौन से वर्ण है, चा, छा, जा और झा, चा, छा, जा, झा, ये चार वर्ण स्पर्श संघर्षी भी कहलाते हैं। इसको ये देखिए स्पर्श के तो है ही है, देखिए स्पर्श और संघर्षी मतलब इसको ये कहिए चा, छा, जा, झा, तो लग रहा है जैसे मुख से कुछ रगड़ के निकल रहा है, इसीलिए इसको कहते हैं स्पर्श संघर्षी। चलिए आगे हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। मैं ऐसा बताने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आपको दोबारा ना पढ़नी पड़े और एकदम आपके दिमाग में बैठ जाए। चलिए अब आगे मैं देखिए, तो ये था व्यंजन 33 प्रकार। देखिए 25 वर्ग हो गया, 4 ऊष्म और 4 अंतस्थ, मिला के कितना हो गया 25, 4 अंतस्थ के 33, 25, 4 29 और 4 ऊष्म के 33। अब आइए आगे बढ़ते हैं, संयुक्त व्यंजन। देखिए है व्यंजन, लेकिन ये मूल भेद में इसके नहीं है लिखित रूप से। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन में कौन कौन से वर्ण आते हैं, ध्यान दीजिए। संयुक्त में जो आते हैं, इसकी पहले परिभाषा जान लीजिए। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, देखिए जब दो व्यंजन मिलकर एक अलग व्यंजन का निर्माण करते हैं, जब दो व्यंजन मिलकर एक नया व्यंजन का निर्माण करते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, संयुक्त व्यंजन। जब दो व्यंजन मिलकर एक नया व्यंजन का निर्माण करते हैं, जैसे मैं आपको बता दूं, परिभाषा आप लोग लिख लीजिए, छा, त्रा, ज्ञा और स्रा, यही है संयुक्त व्यंजन। कैसे दो व्यंजन मिलकर बन रहे हैं, पहले एक चीज याद रखिए,
छत्राज्ञासरा, कुछ लोग कहते हैं छत्रिज्ञासरा। त्रिंग, स्प्रिंग, पिलास ये सब नहीं है। छात्रा और सरा इसका नाम है शुद्ध छत्रा। देखिए त्रा क्यों कहते हैं, क्योंकि ता के नीचे रा है, त्रा। पहले कहिए त्रा, ता रा, तो नीचे त्रा। देखिए जब इसको इसका हम विच्छेद करेंगे तो ऐसे करेंगे। देखिए सॉरी, आधा का प्लस मूर्धन्य सा, त्रा का आधा ता प्लस रा, ज्ञा का आधा जा प्लस इया, और सरा का तालब सा आधा और प्लस रा। इसको आप लोग जरूर लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए तुरंत, ध्यान दीजिए। तो आधा का प्लस मूर्धन्य सा जब मिलेगा तो ये छा बनेगा, जैसे कहते हैं नहीं, जैसे आप लिख लीजिए इसे कच्छा। तो एक अगर आप कहते हैं कच्छा तो गलत कहते हैं, कहिए कक्षा। क्या कहिए कक्षा, क्योंकि इसमें का उच्चारण हो रहा है। देखिए यहाँ पर का मिला है कक्षा, तो ये चीज है। अब याद रखिए, अगर ध्यान दीजिए एक चीज और मेन चीज, अगर यहाँ पर हलंत लगा है सब में, तो इसका जो विच्छेद होगा इसमें पीछे वाले में भी हलंत लग जाएगा, याद रखिएगा इसको। अगर आगे वाले में हलंत लगा है तो पीछे वाले में भी क्या होगा, हलंत लग जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे हलंत नहीं लगा है, सिर्फ ऐसे सिंपल में ही दिया गया है, तो यहाँ पर भी हलंत नहीं लगेगा, बस ऐसे रहेगा जैसे है। तो समझ में आ गई बात। तो छत्रा ज्ञा और सरा का निर्माण आधा का प्लस, देखिए छा का निर्माण आधा का प्लस मूर्धन्य सा, त्रा का निर्माण आधा ता प्लस रा, ज्ञा का निर्माण आधा जा प्लस इया, और सरा का निर्माण आधा ताला सा प्लस रा। इस तरह से इसका निर्माण हुआ है। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। ये थे संयुक्त व्यंजन। मैं आपको नई जानकारी दूंगा हर वीडियो में और हर पॉइंट में। चलिए अगला है उत्क्षिप्त। अगला व्यंजन जो है उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त कहिए, चाहे इसको द्विगुण कहिए। देखिए हर शब्द का, जैसे आपका भी नाम होगा, क्या कहते हैं, किसी का नाम रहता है स्कूल का छोटू, घर का नाम रहता है छोटू, तो विद्यालय का नाम मोहन, तो कहीं गांव का नाम कुछ और, एक ही व्यक्ति का 3-4 नाम रहता है। वैसे इसमें देखिए उत्क्षिप्त वर्ण कहिए, चाहे द्विगुण कहिए, चाहे फेंका हुआ वर्ण कहिए, फेंका हुआ वर्ण, तो कौन है, देखिए मैं आपको बता दूं वो कौन से वर्ण है। देखिए ये है ढा और ढ़ा, ढ़ा और ढा। इसको कहते हैं, चाहे कहिए द्विगुण कहिए, चाहे उत्क्षिप्त कहिए, चाहे फेंका हुआ वर्ण कहिए। द्विगुण या उत्क्षिप्त, ये द्विगुण क्योंकि इसमें 2 गुण है, और उत्क्षिप्त ही वर्ण हुआ, चाहे फेंका हुआ वर्ण कहिए, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं है। और एक इसका नाम और है, इसको कहते हैं उस्रीप वर्ण, उस्रीप वर्ण। चलिए अब मैं आपको थोड़ा अंतर बताने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग कई और वर्ण हैं। एक देखे होंगे आप, ऐसे लिखा है, सिर्फ ऐसे स्पर्श में ऐसे, और एक आपने देखा होगा का खा गा घा अंगा, ऐसे लिखा होगा, ऐसे लिखा है ना, तो ध्यान दीजिए। तो इसका मैं अंतर बता दे रहा हूं, ये द्विगुण है, ये जो ये वर्ण है, ये शब्द जो शब्द रहेगा पहले वर्ण में आपको नहीं, दूसरे तीसरे चौथे वर्ण में आपको मिलेगा। ये जो रा और ढ़ा है, ये आपको शब्द के पहले वर्ग में नहीं प्रयोग होता है, इसका प्रयोग या तो दूसरे में होगा, या तो तीसरे में, या तो चौथे में। जैसे मैं आपको बता दूं, लिखा है पढ़ना, देखिए दूसरा वर्ण है नहीं, दूसरा वर्ण लिखा है लड़का, तो देखिए ये वाला वर्ण दूसरा वर्ण है। तो कुल मिला के ये जो वर्ण है, ये शब्द के पहले नहीं प्रयोग होते हैं, ये या तो दूसरा वर्ण रहेगा शब्द में, या तो तीसरा वर्ण रहेगा, या तो चौथा रहेगा। तो ये मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा था। ये द्विगुण है। ये डा और ढा स्पर्श पढ़ेंगे, जैसे टा वर्ग, टा ठा डा ढा अड़ा, वो वाला वर्ण है। इसका प्रयोग कहां पर होता है, शब्द के, ये जो इसका डा और ढा का जो प्रयोग होता है, ये शब्द के प्रथम या द्वितीय वर्ण, जैसे लिखा है डमरू, तो देखिए पहला वर्ग आ गया, पहले शब्द में पहला वर्ण आ गया। या ढक्कन, तो यहां पर देखिए, या ढकना लिखना, ढकना, तो ये देखिए, या तो ये पहले ये जो वर्ण रहेंगे, या तो शब्द में पहले वर्ण रहेंगे, या तो दूसरे, तो ये हुआ। लेकिन ये जो है इसमें पहला वर्ण नहीं रहेगा। और ये जो है अंगा, ये शब्द के बीच में रहता है, जैसे लिखना है आपको गंगा,
तो ऐसे होगा, देखिए शब्द के बीच में दंगा, गंगा और दंगा, तो ये अंगा जो है शब्द के बीच में रहेगा, यही फिर बाद में अनुस्वार बन जाता है, गा पे लग जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और डा और ढा जो है ये शब्द के जो है ये शब्द में या तो पहले वर्ण में इसका, शब्द के पहले वर्ण में या दूसरे वर्ण में इसका प्रयोग होगा, और इसका जो है पहले वर्ण में नहीं, उसके बाद दूसरा तीसरा चौथा किसी में भी इसका प्रयोग होगा। तो इसका नाम आप लोग जान गए होंगे। बस आखिरी मैं अगला आपको बताने जा रहा हूं, आगत। आगत वर्ण किसे कहते हैं या नवीन वर्ण किसे कहते हैं? आगत वर्ण या नुक्ते वर्ण, नुक्ते वर्ण, या आप कह सकते हैं अरबी फारसी, अरबी फारसी वर्ण कौन कौन से हैं? याद रखिए ये इनको क्या कहते हैं? आगत वर्ण, नुक्ते वर्ण या अरबी फारसी, फारसी लिखा है फारसी, कौन कौन से हैं याद रखना। इसमें जो वर्ण होते हैं वो है का, खा, गा, जा और फा। ये वर्ण क्या है? और इसके नीचे से बिंदी लगी रहेगी, देखिए ये जो बिंदी लगी है यही क्या है? आगत, नुक्ते या अरबी फारसी। ये अपने भारत के नहीं है, ये विदेशों से आए हुए वर्ण है, इसीलिए इसको आगत या नुक्ते या अरबी फारसी। अरबी फारसी तो इसी अरबी फारसी में इसका प्रयोग होता है, इसलिए इसका नाम हो गया। और ये आगत और नुक्ते इसी वर्ण को ही कहते हैं, समझ में आ गया। अब देखिए जिनमें से जा और फा का प्रयोग लगभग लगभग चल रहा है, इनका जो है जिक्र कम मिलता है। जैसे आपने देखा है फैजाबाद, तो नाम अयोध्या हो गया, फैजाबाद इसका प्रयोग होता था, फैजाबाद यहाँ पे लगता था इसे जाम, ठीक। तो यहाँ फा में यहाँ पे, तो ऐसे ही जो है मैं बता रहा हूँ आपको कि जा और फा का जो है इस समय ज्यादा जो है प्रयोग हो रहा है, बाकी इनमें जो है समाप्ति की ओर है, का, खा, गा। तो ये वर्ण जो है आपके क्या कहलाएंगे? ये आगत या नुक्ते वर्ण कहलाएंगे। चलिए मैं आपको आगे बता दूं, बस लास्ट पॉइंट। और वो लास्ट पॉइंट क्या है मैं आपको एक बार फिर से पूरा रिवीजन करा दे रहा हूं। देखिए अगर कहा जाए मूल व्यंजन, तो मूल व्यंजन कितने हैं? 33। और कहा जाए स्वर कितने हैं, तो स्वर कितने हैं? 11। और अयोगवाह वर्ण कितने हैं? अयोगवाह वर्ण है 2 अंक और आहा। और कहा जाए द्विगुण, द्विगुण या उत्क्षिप्त या फेंका हुआ वर्ण, तो ये कितने हैं? 2 हैं, ड़ा और हा। और कहा जाए आपको कि ये बताइए अंतस्थ, अंतस्थ अंतस्थ वर्ण, तो अंतस्थ वर्ण कितने हैं? 4। कहा जाए कि लुंठित वर्ण, लुंठित वर्ण कितने हैं? तो 1, कौन सा? रा। कहा जाए पार्श्विक, पार्श्विक वर्ण कितने हैं? तो पार्श्विक वर्ण 1 है, ला। इसके बाद कहा जाए ऊष्म, ऊष्म वर्ण, ऊष्म वर्ण कौन कौन से हैं? 4 हैं, तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत सा और हा। तो ये चीजें। और मैं आपको और बता दे रहा हूं कुछ और है, काकल्य वर्ण, काकल्य वर्ण, काकल्य नया है, देख लीजिए काकल्य वर्ण 1 है, किसको कहते हैं? हा को कहते हैं काकल्य वर्ण, याद रखिएगा काकल्य वर्ण। अगर हम पूरे वर्णमाला की बात करें तो पूरा वर्णमाला जो है उसमें जो है 52 वर्ण है, याद रखना। अब जैसे आपने मूल व्यंजन पढ़ लिया 33, फिर इसी में आ रहा है क्या कहते हैं, इसी में आप या अलावा या पार्श्विक 1, इसी में कई कई वर्ण कई बार मिलेंगे, तो इसको कई बार ना गिनना, एक बार पूरा गिन लीजिए, तो उसके बाद उसमें अलग अलग उसका नाम है। जैसे आपने कह दिया कि ये देखिए चा छा जा झा है, अब चा वर्ग के अंतर्गत स्पर्श के भी अंतर्गत आ रहा है, उधर स्पर्श संघर्षी के अंतर्गत भी आ रहा है, तो 2 बार आ गया, तो ऐसे गिनेंगे तो 100 के ऊपर पहुंच जाएगा आंकड़ा। इसलिए हर वर्ण को अगर हम एक बार गिनते हैं वर्णमाला की दृष्टि से तो 52 वर्ण ही हैं। और स्वर कितने हैं? 11 हैं। अयोगवाह वर्ण कितने हैं? अंक और आहा 2 हैं। द्विगुण वर्ण कितने हैं? 2 हैं। अंतस्थ कितने हैं? 4। लुंठित कितने हैं? 1। पार्श्विक कितने हैं? 1। ऊष्म वर्ण कितने हैं? 4। काकल्य वर्ण कितने हैं? 1। और एक है संयुक्त वर्ण, संयुक्त वर्ण, जो संयुक्त वर्ण है वो कितना है? वो भी 4 है, छत्रा, छत्रा और श्रा, ये है संयुक्त वर्ण है। तो ये रही जानकारी आपके व्यंजन से संबंधित। आप इसको 1 या 2 बार देखेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट चर्चा के साथ।
तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।